सो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर हम डेफिनेशन में बात करें तो डेफिनेशन रहेगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए बिना किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आने में जितना भी वर्क हमें करना होगा, तो वर्क डिवाइड बाय मास, बिकॉज आपने क्या लिखा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। तो वर्क डिवाइड बाय मास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी आप रिप्रेजेंट करते हैं हाफ mv² से। तो मास तो इसका कांस्टेंट ही होगा, लेकिन जो स्पीड आ रहा है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। और स्पीड कांस्टेंट कब रह सकता है, जब एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगा, 0, तभी आपका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि स्पीड हमें चेंज नहीं करना, स्पीड भी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। स्पीड कांस्टेंट कब होता है, जब एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब पार्टिकल को आप बिल्कुल धीरे धीरे इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आएंगे। तो जितना भी वर्क पर यूनिट मास होगा वो आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो Vp यानी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल Vp आपने रिप्रेजेंट किया, जिसको आप लिख सकते हैं W एक्सटर्नल डिवाइड बाय m0। m0 मतलब यूनिट मास जिसको आप लेकर आ रहे हैं, और W एक्सटर्नल रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सटर्नल हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, ध्यान दें। और यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो वर्क अपॉन मास, वर्क अपॉन मास यूनिट क्या बन जाएगा, जूल पर किलोग्राम। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट रहेगा, जूल पर किलोग्राम। एक्सप्रेशन देखिए किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने माना कि कोई पॉइंट मास वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, और ये रेस्ट कंडीशन में है, ठीक। इससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एक और पॉइंट मास रखा है जिसको आपने m0 रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब इस m0 को आपको कैपिटल M से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P पॉइंट, यहाँ तक इसको लेकर आना है, ठीक है। अब लेकर आने में इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, स्पीड आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आना चाहिए। पार्टिकल को आप बिल्कुल धीरे धीरे लेकर आएंगे। ध्यान से समझना, जैसे ही आप इसको यहाँ से रिलीज़ करोगे, तो जैसे ही आप इसको रिलीज़ करेंगे m0 और कैपिटल M के बीच में एक फोर्स लगेगा जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और अट्रैक्शन फोर्स अगर है तो फोर्स आएगा तो साथ में एक्सेलरेशन भी आएगा और स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस पार्टिकल को धीरे धीरे लेकर आना है। पार्टिकल को आप अगर धीरे धीरे लेकर आएंगे तो हमने माना कि dx डिस्प्लेसमेंट तक लेकर आने में, या यहाँ से यहाँ तक, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक dx डिस्प्लेसमेंट कवर कराने के लिए हम इसको कैलकुलेट कर लें। यानी पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एलिमेंटल कितना रहेगा, एलिमेंटल वर्क डन कितना रहेगा, और उसके बाद फिर आप कंप्लीट के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और हमें एक स्पेसिफाइड रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, ध्यान दें, जब आप इस पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करेंगे तो m0 और कैपिटल M के बीच में एक फोर्स लगेगा जो अट्रैक्शन का होगा, जिसको आप बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और ये लगेगा आपका Fg। और जो फोर्स लगेगा वो आपका फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स कैपिटल M होगी, ठीक। फोर्स अगर आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, जबकि हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक F एक्सटर्नल अप्लाई करना होगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना होगा, एक फोर्स अप्लाई करना होगा जिसका वैल्यू मॉड यानी जो मैग्नीट्यूड होगा वो Fg के इक्वल आना चाहिए और डायरेक्शन Fg के अपोजिट आनी चाहिए। और इस केस में नेट फोर्स कितना रहेगा, नेट फोर्स आपको मिल जाएगा 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि जो Fg वेक्टर है प्लस F एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है ये भी वेक्टर में होगा, दोनों का सम 0 आना चाहिए। और आप लिख सकते हैं कि जो F एक्सटर्नल वैल्यू है वो माइनस ऑफ Fg वेक्टर के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो आप एलिमेंटल वर्क डन की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल भी आपको एलिमेंटल पोटेंशियल ही मिलेगा। तो आपने पहले कैलकुलेट किया एलिमेंटल पोटेंशियल, क्लियर, और एलिमेंटल पोटेंशियल को आपने रिप्रेजेंट कर दिया dV से, ठीक। तो dV इज इक्वल टू एलिमेंटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइड बाय m0। क्या लिखा जा सकता है, बिकॉज V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बाई M0, तो dV इज इक्वल टू dW एक्सटर्नल बाई M0 बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब वर्क हम कैसे लिखते हैं, वर्क लिखा जाएगा F एक्सटर्नल डॉट dx, फोर्स भी वेक्टर है, एलिमेंट
dx ये भी वेक्टर है, डिवाइड बाय एम नॉट, कोई डाउट। और एफ एक्सटर्नल को आप एफ जी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, विद माइनस साइन हम रिलेट कर सकते हैं। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जी डिवाइड बाय एम नॉट इंटू डी एक्स, कोई डाउट, ठीक है। अब एक बात पे ध्यान दें कि फोर्स पर यूनिट मास ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स पर यूनिट मास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो रिजल्ट क्या रहा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, ठीक है। और अगर हमें कंप्लीट चाहिए तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया जो इंटेंसिटी और पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। क्या सभी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी हम सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल। जैसे पॉइंट मास के लिए इंटेंसिटी आपने लिखा था माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में लिखें तो जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर के लिए आपने सॉल्व किया हुआ है, आर्क के लिए आपने सॉल्व किया हुआ है, रिंग के लिए आपने कैलकुलेट किया हुआ है। तो सभी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इंटेंसिटी पता है तो पोटेंशियल हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन माइनस ई डॉट डी एक्स। तो ये आपको मिल रहा है केवल एक डायरेक्शन में। जनरलाइज रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ध्यान रखें, बिकॉज सभी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट का आपको इंटेंसिटी नॉन है उन सभी का पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये तो एक्सप्रेशन आपको मिला। अगर मैं इसी टर्म में बात करता हूँ तो यहाँ पे दो लिमिट्स क्या रहेंगी, इस पर दो लिमिट्स बन जाएगी, इन्फिनिटी से आर, और पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे 0 से वीपी। लेकिन इसको हम जनरलाइज भी लिख सकते हैं। इसको जनरलाइज आप किस तरीके से लिखें, ध्यान दें, इसको जनरलाइज लिखा जा सकता है इस टर्म में कि डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। हमें पता है कि जो इंटेंसिटी है वो भी वेक्टर है और जो डी आर वैक्टर है वो भी ऑब्वियस बात है वेक्टर होना चाहिए। पोटेंशियल इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है तो पोटेंशियल आपका क्वांटिटी कैसा रहेगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगा। ध्यान दें, पोजीशन R1 टू पोजीशन R2, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो वैल्यू बन जाएगा V1 एंड V2। तो ये हमारा एक जनरलाइज फॉर्मेट हो गया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब इस बात पे ध्यान देना कि फर्स्ट टर्म आपने लिखा था जब आप बेसिक को सॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिक सॉल्व करने पर आपने लिखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना बनेगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी रहता है 0। रेफरेंस हम कंसीडर करते हैं इन्फिनिट, तो इन्फिनिटी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको मिलेगा 0। आर पोजीशन पर आके पोटेंशियल आपने रिप्रेजेंट कर दिया वीपी से। अब इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करते हुए आपने लिखा डीवी इज इक्वल टू माइनस ईरो डी आर। मान लीजिए हमें V1 माइनस V2 कैलकुलेट करना है तो V1 आना चाहिए अपर लिमिट में, V2 आना चाहिए लोअर लिमिट में, और V1 यानी फर्स्ट पॉइंट जहां पर आपको V1 कैलकुलेट करना है उसी के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए आपके अपर लिमिट में, इधर लोअर लिमिट में। क्लियर बात समझ में आई, ठीक है। एक पॉइंट और देखें कि जो इंटेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंटेंसिटी को आप लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। यानी आई जे कैप टर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पर एक्स कॉफिशिएंट, वाई कॉफिशिएंट, जे कॉफिशिएंट, तीनों कॉफिशिएंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपने आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म में इसको लिख दिया। और जो डी आर वैक्टर है, डी आर वैक्टर को आप रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से समझना, डी एक्स आई कैप, बिकॉज हमारे पास 3 डायमेंशन है एक्स वाई एंड जेड, तीनों डायमेंशन के लिए आप सॉल्व करें तो डी आर वैक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आपको पोटेंशियल मिल रहा है, ठीक है। सो पोटेंशियल किस टाइप की क्वांटिटी हो गई, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल की अगर मैं यूनिट कंसीडर करता हूं तो यूनिट मुझे एसआई सिस्टम में मिलता है कितना, हमने देखा वर्क डिवाइड बाय मास यानी जूल पर किलोग्राम, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट रहेगा अर्ग पर ग्राम। क्लियर, और ये बेसिक रिलेशन है जिसको यूज करना है पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर पॉइंट, देखिए ध्यान से। अब आपको बोला गया कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास कैलकुलेट करें, ठीक है।
तो आपने एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, पॉइंट मास रखा आपने m, ये डिस्टेंस r, यहाँ पे पॉइंट p। क्या चाहिए, इस p पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो बेसिक रिलेशन आप यूज करेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर है पॉइंट? ठीक। अब पॉइंट मास को आप कहाँ से लेकर आते हैं, इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, आर पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना मिलेगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल रहेगा 0। ठीक है, आर डिस्टेंस पर आके पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आर डिस्टेंस पर आके पोटेंशियल इसका बन जाएगा वीपी। क्लियर पॉइंट? यूज करें। सो क्या आपको इंटेंसिटी पता है पॉइंट मास का? पॉइंट मास का आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितना रहेगा, जी एम बाई माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर डी आर, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। ठीक है, क्या ये प्रोसेस रहेगा? तो यहाँ जो आपको ये दो माइनस दिख रहे हैं, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और पोटेंशियल इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना 0 और आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल आपने कितना रिप्रेजेंट किया, v से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान दें, इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू रहेगा v माइनस 0, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, जी एम ये कांस्टेंट टर्म है, आपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया और वैल्यू रहा डी आर बाय आर स्क्वायर, लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई आर। सो v इज इक्वल टू जी एम -1 बाई आर, लिमिट्स आर एंड इन्फिनिटी। तो आंसर आ गया माइनस जी एम बाय स्मॉल आर। सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग माइनस जी एम बाय आर। रिलेशन क्या दिख रहा है? रिलेशन हमें दिख रहा है v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर पॉइंट? नोट करें। तो ये बेसिक रिलेशन यूज करें और सभी ऑब्जेक्ट के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। ध्यान दें, पॉइंट मास का पोटेंशियल आपने लिखा है v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर और पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? फॉर पॉइंट मास। बिकॉज अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्राफ रहेगा वो डिफरेंट ही फॉर्म होगा। रिलेशन हमें क्या दिख रहा है? रिलेशन है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस। इस बात पे थोड़ा सा क्लियर होना कि जब हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पर आर वेक्टर आपके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन इंटेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी भी था, इसलिए हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ रहा था कि पॉजिटिव साइड में जाने पे ग्राफ जो बन रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में और नेगेटिव साइड में जाने पे ग्राफ जो बन रहा था वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था। लेकिन पोटेंशियल आपका क्वांटिटी कैसी है? पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के लिए अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि जो आर है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान दें कि ग्राफ किस तरीके से फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ आपने रिप्रेजेंट किया वैल्यू v एंड दिस इज आर। क्लियर? मास पॉजिटिव ही होगा, जी पॉजिटिव ही है, आर रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को, तो मास पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव होगा बिकॉज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैंने पॉइंट मास को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक, और मैं जा रहा हूँ +1 +2 +3 +4 +5, तो 0 से +1 के बीच का डिस्टेंस 1 ही रहेगा, 0 से 2 ही रहेगा, 0 से 3 रहेगा। यानी जो डिस्टेंस आपको मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। यानी पोटेंशियल टर्म कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब रिलेशन क्या आ रहा है? प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी जो ग्राफ बनेगा वो हाइपरबोलिकली डिक्रीज करना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? एक ऐसा क्वाड्रेंट जहाँ पे आर पॉजिटिव हो और वी नेगेटिव हो। बात समझ में आई? यानी क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हम पार्टिकल को लेके गए 0 से -1, 0 से -2, 0 से -3, 0 से -4, लेकिन 0 और -1 के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो 1। 0 से -2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? वो 2। यानी इस केस में भी डिस्टेंस क्या रहा? पॉजिटिव ही रहा। और डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस बात है कि स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस पॉजिटिव है, मास पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। यानी पोटेंशियल का जो ग्राफ बनता है वो थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्म होता है। इस बात का ध्यान रखा जाए।
अच्छा, अब एक बात और बताओ, क्या 2 पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल कभी जीरो आ सकता है? क्या 2 पॉइंट मास का पोटेंशियल कभी जीरो आ सकता है? सोचें, देखो, अगर मैंने यहाँ पे पहला मास रखा, मास पॉजिटिव ही होगा, पहले मास का पोटेंशियल नेगेटिव मिलेगा, दूसरे मास का पोटेंशियल वो भी नेगेटिव मिलेगा। तो अगर दोनों के पोटेंशियल नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव अगर आप सम करोगे तो वैल्यू आपको कभी भी जीरो नहीं मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हमने एक पॉइंट कैलकुलेट किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर इंटेंसिटी जीरो आ जाती है। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, और पॉइंट मास का या पॉजिटिव मास का जो पोटेंशियल आता है वो नेगेटिव आता है। तो जितने ही मास रखोगे सबका पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी जीरो हो वो पॉसिबल है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल जीरो हो पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, हमें कैलकुलेट करना है कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करें। 2 मास आपको दिए गए हैं, डिस्टेंस दी गई है, तो पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है। जितने भी मासेस आपको दिए गए हैं सभी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल आपको प्लेस कर देना है, सबका स्केलर सम, अलजेब्रिक सम परफॉर्म करें। तो इस 2 किलोग्राम वाले मास से डिस्टेंस कितनी आ रही है 2, तो पोटेंशियल कितना रहेगा माइनस जी एम बाई आर, कोई डाउट। 4 किलोग्राम तो पोटेंशियल माइनस जी 4, और पी पॉइंट से डिस्टेंस इसका भी 2। तो इंडिविजुअल पोटेंशियल आपने लिखे और दोनों को अलजेब्रिक सम कर दिया। बात समझ में आई? पी पॉइंट से 2 किलोग्राम का डिस्टेंस कितना 2, तो वैल्यू क्या रहेगा माइनस 2g/2। 4 से माइनस 4g/2, क्योंकि पॉइंट मास का पोटेंशियल होता है माइनस gm/r, और उसी को आप यूज कर रहे हैं। पॉइंट मास का पोटेंशियल माइनस gm/r, उसी को आप यूज करें। माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे और वैल्यू रहेगा माइनस 6g/2, एंड आंसर इज माइनस 3g। और यूनिट क्या मिलेगा? यूनिट आपको मिलेगा जूल पर किलोग्राम। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, हमें दिया गया एक इक्विलेटर ट्रायंगल, और इक्विलेटर ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स पे मास रखा है m, और p पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस बात है कि इन दोनों की नंबरिंग आपने कर दी 1 और 2। जो p पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा वो ड्यू टू फर्स्ट मास एंड ड्यू टू सेकंड मास मिलना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मास से डिस्टेंस कितना है r, सेकंड मास से डिस्टेंस कितना है r। फर्स्ट मास का वैल्यू माइनस gm/r, और ड्यू टू सेकंड मास पोटेंशियल रहेगा माइनस gm/r। तो नेट पोटेंशियल कितना आ गया माइनस 2gm/r। पोटेंशियल का क्वेश्चन होता है वो इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, बिकॉज हमें इसमें डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखना होता। सिंपल हम यूज़ करते हैं gm/r। जितने भी मास पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं सभी का p पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, माइनस gm/r अप्लाई कर दें, सभी को सम कर दिया जाए, आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, हमें दिया गया एक स्क्वायर, और स्क्वायर के 3 वर्टेक्स पे मास रखा है m m n, एंड p पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इन तीनों की आपने नंबरिंग कर दी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो p पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो v1 प्लस v2 प्लस v3 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, v1 का वैल्यू बोलो माइनस gm/r, m मास का p पॉइंट से डिस्टेंस r, सेकेंड मास का p पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस रहेगा √2r, बिकॉज हम बात करें डायगोनल पे, तो वैल्यू रहेगा माइनस gm/√2r। और थर्ड पार्टिकल का पोटेंशियल माइनस gm/r। कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन हमें दिख रहा है माइनस gm/r, एंड 2 प्लस 1/√2। ठीक है, 1 1 तो 2 प्लस 1/√2, ये पोटेंशियल हमें मिल गया। यानी जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे थे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए, सेम क्वेश्चन आप पोटेंशियल के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चन उसी तरीके से बनते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर वेक्टर नहीं है, यानी डायरेक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। सिंपल हमें मैग्नीट्यूड्स जो बन रहे हैं v1, v2, v3, इन सबका अलजेब्रिक सम परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट वेयर इंटेंसिटी इज 0। ठीक है, यानी हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जहाँ पे इंटेंसिटी 0 मिलेगा। और इंटेंसिटी के लिए हमें क्या पता है कि जो स्मॉलर मास होता है उसके पास में इंटेंसिटी पॉइंट 0 आता है, तो इसको आपने p से रिलेट कर दिया। ये डिस्टेंस पे आपने मान लिया x, तो सेकंड डिस्टेंस कितना बनेगा 25 - x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का आपने मेथड भी समझा था।
कि जिस मास से कैलकुलेट कर रहे हैं उसी को ऊपर रखा जाए, √4, टोटल सेपरेशन 25 डिवाइड बाय √9 प्लस √4। समझा था, याद आया? तो x आपने कैलकुलेट कर लिया 2 × 25/5, तो आंसर आ गया 10 मीटर। यानी जो P पॉइंट का सेपरेशन है 4 किलोग्राम से 10 मीटर है, और 9 किलोग्राम से कितना बनेगा? 9 किलोग्राम से बन जाएगा 15। तो यहाँ डिस्टेंस आ गया 15 मीटर और 4 किलोग्राम से डिस्टेंस रहा 10 मीटर। तो P पॉइंट पे क्या पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो P पॉइंट पे जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वो 4 किलोग्राम का इफेक्ट आना चाहिए और 9 किलोग्राम के पोटेंशियल का इफेक्ट भी आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू क्या रहेगा? G4, सेपरेशन कितना है? 10, 9 किलोग्राम से G9, सेपरेशन कितना है? 15। ठीक है, क्या सॉल्व कर सकते हैं? 2G/5, 2 से कैंसिल आउट कर दिया और ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3G/5, 5 एलसीएम सेम, सम हुआ, वैल्यू आ गई 5G/5 एंड आंसर इज -G। तो P पॉइंट पर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया जिसका वैल्यू -G के इक्वल, और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो G को हम क्या लिखते हैं? -6.67 × 10⁻11 और यूनिट रहेगा जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, कई बार क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी पॉइंट भी कैलकुलेट करना है कि पहले तो वो कैलकुलेट करना है कि जहाँ पे इंटेंसिटी 0 है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर पोटेंशियल सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हो गया कि पोटेंशियल कैलकुलेट करें, फर्स्ट इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे कैलकुलेट होगा वो सॉल्व करें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको दिया गया पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक रिंग फॉर्म किया, समझना इसको, इसका मास है m, रेडियस आपने कंसीडर कर लिया, इसका रेडियस कैपिटल R, और सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और मुझे इस P पॉइंट पे क्या करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनना, पॉइंट मास का पोटेंशियल हम कैसे सॉल्व करते हैं? पॉइंट मास का पोटेंशियल हम सॉल्व करते हैं -Gm/r से, जहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है पॉइंट मास, ठीक है, और r रिप्रेजेंट करता है कि पॉइंट मास से जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है उसका डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया dm मास का, ठीक है। अब इसका P पॉइंट से डिस्टेंस कितना रहेगा? वो स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया, और स्मॉल r हम लिख सकते हैं r² + x² इन √, इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट यहाँ पर बन रहे हैं, या ऐसा बोला जाए कि रिंग के सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट है सबका P पॉइंट से डिस्टेंस सेम ही रहेगा, बिकॉज मैं अगर यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो ये डिस्टेंस भी यार, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस भी यार, बिकॉज ये रिंग तो इस तरीके से बना हुआ है और हम कहाँ पर हैं? हम सेंटर से एक्सिस पर, इस जगह पर हैं। तो ये जितनी भी डिस्टेंस बन रही है ये सारी डिस्टेंस सेम रहेगी, जो आप कैपिटल R² और x² के अंडर रूट से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये बोला जा सकता है कि जो रिंग है, रिंग के सर्कमफ्रेंस से P पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक। और जितने भी मास यहाँ पे बन रहे हैं सबका वैल्यू कितना? ये dm 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 सारे dm जुड़ जाएंगे, टोटल मास कितना बन जाएगा? m। तो अगर मुझे डेरिवेशन से भी कैलकुलेट करना है तो डेरिवेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। एलिमेंटल पोटेंशियल कितना बनेगा? एलिमेंटल पोटेंशियल बनेगा -Gdm/r। तो टोटल कितना बन जाएगा? तो टोटल पोटेंशियल आपका बन जाएगा, जब आप इसको 0 से v तक इंटीग्रेट करें, और 0 से v तक इंटीग्रेट क्यों करेंगे? बिकॉज आप पूरा मास इसका कंसीडर करना चाह रहे हैं। यानी जब हमने कोई भी एलिमेंट कंसीडर नहीं किया तो पोटेंशियल 0, और पूरा मास अगर हम कंसीडर कर लें, सारे जितने भी एलिमेंट हैं dm 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 सब dm dm को जोड़ दें, तो टोटल dm कितना हो जाएगा? वो m के इक्वल ही बनेगा। तो पोटेंशियल कितना रहा? पोटेंशियल रहा -Gm/r। ध्यान से समझें, तो एक्सिस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना मिला? -Gm/√r² + x²। यानी अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पॉइंट मास का या मास का जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसे डिस्टेंस कितना। अगर आपको डिस्टेंस पता है, मास पता है, तो डायरेक्ट आप Gm/r अप्लाई कर सकते हैं,
समझ में आ रहा है? तो माइनस जी एम बाई आर इसका आंसर रहा। कहाँ पर? एक्सिस पर। लेकिन अगर ये पॉइंट एक्सिस से उठ के कहाँ चला गया? सेंटर पे चला गया, तो क्या होगा? देखो ध्यान से। तो वी सेंटर कितना मिलेगा? वी सेंटर का मतलब है कि जो x है वो 0 हो गया। तो वी सेंटर आपको कब मिलेगा? जब x आप 0 पुट कर दें और वैल्यू बनेगा माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। बिकॉज अगर मैं सेंटर पे बात कर रहा हूँ तो सेंटर का सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? रेडियस के। तो माइनस जी एम बाई कैपिटल आर से सॉल्व किया जा सकता है। आई बात समझ? ठीक है, आगे देखो। हमें एक रिंग दिया गया, मास है m 10 किलोग्राम, हमें गिवन है रिंग, मास गिवन है 10 किलोग्राम, रेडियस है 4 एंड एक्सियल डिस्टेंस आपको गिवन है 3। कैलकुलेट करना है Vp एंड Vc। P पॉइंट कहाँ पर है? एक्सिस पर है। तो एक्सिस पॉइंट पर पोटेंशियल हम कैसे सॉल्व करें? एक्सिस पॉइंट पे पोटेंशियल सॉल्व होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा? माइनस जी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, सो माइनस 10g बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इन अंडर रूट क्या बनेगा? 5, यानी आंसर आ गया माइनस 2g। तो P पॉइंट पर पहले आपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू माइनस 2g। सेकेंड पॉइंट कहाँ है? सेंटर पर। तो सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल हम सॉल्व कैसे करते हैं? सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल सॉल्व होता है जी एम बाई आर से विद नेगेटिव साइन। मास दिया है 10, आर दिया है 4, तो वैल्यू आ गई माइनस 10g बाई 4। तो कितना रहा पोटेंशियल? पोटेंशियल का वैल्यू रहा माइनस 5g बाई 2। यानी अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला याद है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट फिर आपने पढ़ा था आर्क, इंटेंसिटी ड्यू टू आर्क। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? पोटेंशियल ड्यू टू आर्क। तो यहाँ पर आपने एक आर्क कंसीडर कर लिया और इस आर्क का मास हमने मान लिया m। ध्यान से समझना, इस आर्क का रेडियस हमने मान लिया r, एंगल कुछ बन रहा है अल्फा, और पोटेंशियल भी आप कहाँ सॉल्व करोगे? सेंटर पे ही कैलकुलेट करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे? सेंटर पे। जिस तरीके से आपने इंटेंसिटी सेंटर पे कैलकुलेट किया था, सिमिलरली पोटेंशियल भी हम सेंटर पे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। कहाँ सॉल्व करना है? सेंटर पे। ये क्या है? एक आर्क है। क्या आर्क का रेडियस सेम ही रहेगा? यानी आर्क के सभी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना रहेगा? वो सेम ही आएगा। यानी अगर मुझे सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वैल्यू क्या बन जाएगा? माइनस जी एम बाई आर। मास और कितना डिस्टेंस? माइनस जी एम बाई आर। सॉल्व कर देंगे। सेकेंड फॉर्मेट बन सकता है, बिकॉज हमें जो मास है वो m की टर्म में ना देकर किस टर्म में दिया जाए? लीनियर डेंसिटी की टर्म में दिया जाए। यानी यहाँ पर आपको दिया गया लैम्डा, ठीक है, रेडियस आपको दे दी गई r, ओ पॉइंट पे कैलकुलेट करना है और एंगल बन रहा है अल्फा। क्या मास को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखा जा सकता है? बिकॉज फॉर्मेट तो है माइनस जी एम बाई आर। क्या मास को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखा जा सकता है? ध्यान दो, लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। लेंथ क्या बनता है? लेंथ बनेगा अल्फा आर, एंगल इंटू रेडियस, वो आर्क लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया m बाई अल्फा आर। क्या लिखें मास को? तो मास हम पुट कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा आर। ठीक है, अब फॉर्मेट यूज करें कि सेंटर पे पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है, यानी वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। सॉल्व किया था आपने, ठीक है। मास को क्या लिख सकते हैं? मास वी कैन राइट लैम्डा अल्फा आर बाई आर, आर और आर कैंसिल आउट, तो सेंटर पे पोटेंशियल हमें कितना मिला? जी लैम्डा अल्फा मिला। जब लैम्डा दिया हो और जब मास दिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं माइनस जी एम बाई आर। क्लियर पॉइंट? ठीक है। अल्फा किस में आना चाहिए? अल्फा हमने पहले भी समझा है कि वो आप रेडियन टर्म में ही यूज़ करेंगे, तो अल्फा आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियन। क्लियर? तो दो फॉर्मेट यहाँ पे बनते हैं, मास दिया है तो माइनस जी एम बाई आर, लैम्डा दिया है तो माइनस जी लैम्डा अल्फा, और अल्फा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा जो आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मास गिवन है, रेडियस गिवन है, 120 डिग्री एंगल गिवन है, वी नॉट कैलकुलेट करना है, और गिवन क्या है? आर्क। ठीक है, तो आर्क के सेंटर पे पोटेंशियल, आर्क के सेंटर पे पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई आर। वैल्यू पुट करें, सो माइनस जी, मास वैल्यू 10,
रेडियस ये भी 10, तो पोटेंशियल हमें मिल गया माइनस ऑफ जी के इक्वल। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। नेक्स्ट आपको इस बार लेमडा दिया गया है 3 किलोग्राम पर मीटर, रेडियस गिवन है 10 मीटर, एंगल गिवन है 120, वी नॉट कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल अब कैलकुलेट होगा बाय यूजिंग जी लैम्डा अल्फा से। क्लियर पॉइंट? ठीक है, तो जी लैम्डा 3 और अल्फा कितना 120, तो 120 को हमें कन्वर्ट करना होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सो अल्फा आपको गिवन है 120 डिग्री, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 4π/3, सॉरी वैल्यू आपको मिलेगा 2π/3, बिकॉज π/3 रिप्रेजेंट करता है 60 डिग्री को, तो 2π/3 रिप्रेजेंट करेगा 120 डिग्री को। पुट कर दें यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगा 2π/3, 3 और 3 कैंसिल आउट, तो सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल आपको मिला 2πg विथ नेगेटिव साइन। क्लियर? नोट करें, नोट हुआ? नाउ नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, यानी हमें एक होलो स्फेरिकल शेल गिवन है, इसका मास आपको गिवन है कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, और हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल। ठीक है, अब पोटेंशियल के लिए मास को किधर से लेकर आते हैं? मास को हम लेकर आते हैं इन्फिनिटी से, यानी जो मास है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। 3 पॉइंट है, 3 लोकेशन है जहां पर आपको पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लोकेशन है आउटसाइड में, फर्स्ट लोकेशन जब हम मास को कहां तक लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आउटसाइड में सेंटर से r डिस्टेंस तक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड लोकेशन रहेगा जब हम इस मास पार्टिकल को सरफेस तक लेकर आए, इन्फिनिटी से सरफेस, और थर्ड लोकेशन रहेगा जब हम इस मास पार्टिकल को इन्फिनिटी से इनसाइड में किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं। ठीक है, और इस डिस्टेंस को भी हम r ही कंसीडर कर लेते हैं। सरफेस वाली डिस्टेंस वो कैपिटल R कंसीडर हो जाएगी, बिकॉज ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ठीक है, अब प्रोसेस आप समझिएगा। जब भी हम मास पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेकर आते हैं तो फिर आपको वर्क करना पड़ता है किसके अगेंस्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, और जितना भी वर्क होता है वो फिर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट मास इज नोन एज पोटेंशियल। क्लियर? तो जब हम फर्स्ट मास पार्टिकल को, यानी यहाँ पर अगर आपने कोई m0 रखा है, इस m0 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आएंगे, फर्स्ट पॉइंट यानी आउट लोकेशन तक लेकर आएंगे, तो जो स्फीयर है, स्फीयर के इंटेंसिटी, स्फीयर की जो इंटेंसिटी रहेगी उसकी डायरेक्शन इनवर्ट। इसका मतलब ये मास अपनी तरफ अटैक करेगा, और मास अगर ये अपनी तरफ अटैक करेगा तो फिर धीरे धीरे लेकर आने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इक्वेशन के अकॉर्डिंग फिर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक इक्वेशन आपने क्या पढ़ा था? बेसिक इक्वेशन आपने लिखा है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यूज़ किया जा सकता है किन्हीं भी दो लोकेशंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो जब तक आपको पोजीशन स्पेसिफाई करके नहीं दी जाती, हम मानते हैं कि इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी है, फाइनल पोजीशन r डिस्टेंस तक आप इसको लेकर आ रहे हैं, और बेसिक फॉर्म में dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का हम यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर इंटेंसिटी एंड डी आर ये वैक्टर होता है, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बात? ठीक है, अब मैं मास पार्टिकल को लेकर आ रहा हूँ इन्फिनिटी यानी आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वी आउट। क्लियर? ध्यान से समझना, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये तो हो गई बेसिक इक्वेशन। इनिशियली मास कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। जब वो इन्फिनिटी पे होगा तो पोटेंशियल कितना होगा? 0। फाइनली हमें किस लोकेशन तक लेकर आना है? r तक। तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या बन जाएगा? वी आउट। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब स्फीयर के बाहर इंटेंसिटी कौन सी मिलेगी? स्फीयर के बाहर जो आपको इंटेंसिटी मिलेगी वो आप रिप्रेजेंट करेंगे ई आउट से। क्या हमें ई आउट, ई सरफेस और ई इन का वैल्यू पता है शेल के लिए? बताएं। ई आउट वैल्यू कितना आता है? माइनस जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पर इंटेंसिटी कितनी मिलती है? माइनस जी एम बाय कैपिटल
आर स्क्वायर, और इनसाइड में इंटेंसिटी कितना रहता है, इनसाइड में इंटेंसिटी रहता है 0। ठीक है, तो जब हम मास पार्टिकल को इन्फिनिटी से आउट तक लेकर आएंगे तो हमें इस बाहर वाले फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और बाहर वाला फील्ड कौन सा है, ई आउट, यानी आपको ई आउट के अगेंस्ट वर्क करना होगा। तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया ई आउट डॉट डी आर। ठीक है, सॉल्व करें इंटीग्रेशन, तो यहाँ वैल्यू रहेगा वी आउट माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस, तो जी एम और माइनस 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर, लिमिट्स इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, वैल्यू पुट करी एंड आउटसाइड लोकेशन के लिए पोटेंशियल आपको मिल गया माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। आई बात समझ, यानी जिस फील्ड के अगेंस्ट हम वर्क करते हुए आ रहे हैं उसी फील्ड को इंटीग्रेशन में आपको यूज करना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर हम सरफेस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे इसको वी सरफेस, जिसको आप वी एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, क्लियर, एंड लिमिट्स इन्फिनिटी पे 0। जब ये कैपिटल आर लोकेशन पे आ जाएगा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं सरफेस पर, तो आप चार्ज मास पार्टिकल को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, सरफेस तक लेकर आ रहे हैं, तो फाइनल सेपरेशन क्या रहेगा, कैपिटल आर रहेगा। ठीक है, सेकंड थिंग, जब आप इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं तो फिर हमें बाहर वाले फील्ड पे ही वर्क करना पड़ेगा, बाहर वाले फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो ई आप कंसीडर करेंगे वो सरफेस का कंसीडर नहीं करेंगे, किसका कंसीडर करेंगे, ई आउटसाइड कंसीडर करेंगे, बिकॉज जब मास पार्टिकल इन्फिनिटी से सरफेस तक आ रहा है तो आउटसाइड वाला जो भी फील्ड है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो सेकेंड केस जब आप डील कर रहे हैं तो यहाँ पर ई कौन सा आएगा, अगेन ये ई आउट ही आएगा, और पोटेंशियल हमें कहाँ का मिलेगा, सरफेस का मिलेगा। क्लियर, तो वैल्यू आपने पुट करा वी एस माइनस 0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और वैल्यू ऑफ ई माइनस जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर। तो वी सरफेस इज इक्वल टू जी एम इंटीग्रेशन के बाद माइनस 1 बाई आर, लिमिट्स इन्फिनिटी एंड कैपिटल आर, वैल्यू पुट करी, आंसर मिला माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए माइनस जी एम बाय स्मॉल आर, सरफेस पॉइंट के लिए माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको प्रोपोर्शनलिटी मिल रही है कि वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, एंड डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, और सरफेस पे पोटेंशियल आपको मिला है कांस्टेंट जी एम बाई आर, जी बी कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट। थर्ड लोकेशन इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, तो जब आप इस मास पार्टिकल को इन्फिनिटी से इन पोजीशन तक लेके जाएंगे तो दो फील्ड आपको एनकाउंटर करने पड़ेंगे, दो फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट होगा ई आउट, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसके बाद जब ये सरफेस से अंदर यहाँ तक जाएगा तो फिर आपको अंदर वाला फील्ड जो इनर फील्ड है ई इन, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब जो लिमिट आपकी बन रही है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ध्यान से समझे। थर्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वी इन, ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी वी इन्फिनिटी टू स्मॉल आर इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इस लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले हम मास को लेकर आए इन्फिनिटी से कैपिटल आर यानी सरफेस तक, और यहाँ जो ई मिलेगा वो आपको ई आउट मिलेगा। फिर सरफेस से इनसाइड में जो ई हम कंसीडर करेंगे वो ई इन कंसीडर करेंगे और सॉल्व कर देंगे। सो डी वी, यहाँ पे वी आपको मिलेगा वी इन, ठीक है। लिमिट्स का ध्यान रखें, जब मास पार्टिकल इन्फिनिटी पे है तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, पोटेंशियल रहेगा 0। जब मास पार्टिकल आर लोकेशन पे आ जाएगा तो पोटेंशियल हमें कितना मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा वी इन। तो वी इन इज इक्वल टू माइनस ई आउट डी आर माइनस ई इन डी आर।
सो वी इन, ध्यान दें, ई आउट कितना, ई आउट का वैल्यू रहेगा माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर ER, ठीक है, माइनस ई इन कितना, शेल के इनसाइड में इंटेंसिटी रहता है 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा 0। और यही पैटर्न आपने पहले भी सॉल्व किया है, बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में। वी इन माइनस माइनस प्लस हो गया जी एम, और इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/r, लिमिट्स इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। पहले आप कैपिटल आर पुट करेंगे तो -1/r, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 0। यानी इनसाइड में पोटेंशियल कितना रहा, इनसाइड में पोटेंशियल आपको मिला -GM/R। तो क्या यही आपको सरफेस पोटेंशियल भी मिला था? बिल्कुल, सरफेस पोटेंशियल भी आपको इतना ही मिला था -GM/R, लेकिन आउटसाइड पोटेंशियल आपको मिला था -GM/r। इसका मतलब अगर आपको स्फेरिकल शेल गिवन है तो सेंटर से लेके सरफेस तक यानी पूरे स्फीयर का पोटेंशियल सेम होता है, यानी शेल इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर, बात समझ में आई? क्या लिख सकते हैं, शेल इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों है? बिकॉज अगर आप वी इन कैलकुलेट करें, वी सरफेस कैलकुलेट करें, दोनों का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है -GM/R, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। यानी सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल सेम ही रहेगा, और सरफेस के बाद पोटेंशियल अपनी वैल्यू को डिक्रीज करने लगेगा। तो क्या हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? ध्यान दें, क्या हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? देखें, तो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। और इस बात का ध्यान रखें कि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसा नहीं होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आए या फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आए। नेगेटिव है तो वो नेगेटिव एक्सिस पे ही आना चाहिए। इधर पॉजिटिव ही, ठीक है, इधर नेगेटिव ही, आर के साथ हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। वी इन कितना रहा -GM/R। वी सरफेस यह वैल्यू भी है -GM/R, एंड वी आउट ये हमें मिला है -GM/r, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। यानी अगर हम सेंटर पे हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू -GM/R। कब तक? जब तक हम सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो यानी यहां से यहां तक पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। हम आ गए सरफेस पर। ऑब्वियस बात है कि जो स्मॉल आर है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर भी +r है, इधर भी आपका +r ही है। अगर आप 0 नंबर पे बात करते हैं तो -r लिख दोगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेडियस की टर्म में, तो ये वैल्यू सेम रहेगा। और इसके बाद ये प्रोपोर्शनल टू 1/r वैल्यू इंक्रीज करेगा और 0 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हियर प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ जो आपको ये पीक वैल्यू मिला है, ये पीक वैल्यू रहेगा -GM/R, जो सरफेस तक एज इट इज रहेगा, सेंटर टू सरफेस, यानी सरफेस से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट -GM/R। उसके बाद ये अपनी वैल्यू को क्या करेगा, उसके बाद ये अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हुए 0 तक आ जाएगा। तो ये ग्राफ है आपका पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपसे ये बोला गया कि सेंटर पे पॉइंट तो पोटेंशियल सरफेस के इक्वल, लेकिन आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल सेंटर से भी कम होता है, इनसाइड वाले पॉइंट से भी कम होता है मैग्नीट्यूड वाइज, और सरफेस वैल्यू से भी कम होता है। यानी अगर आप कम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जो सरफेस से कम है, तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड में ही पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। नोट करें, नोट हुआ। नाउ नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। ये हमारा रहता है डिफॉल्ट केस। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है कि सॉलिड स्फीयर, तो आपको उसको सॉलिड ही कंसीडर करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है स्फीयर, तो स्फीयर को भी हम सॉलिड स्फीयर ही कंसीडर करते हैं। होलो स्फीयर के लिए हमेशा लिखा आएगा होलो स्फीयर, स्फेरिकल शेल। लेकिन सॉलिड स्फीयर है तो हो सकता है कि लिखा हुआ भी आए, या हो सकता है कि केवल क्या लिखा जाए, स्फीयर। यानी जो आपका डिफॉल्ट केस रहता है, अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो हम स्फीयर को सॉलिड ही कंसीडर करते हैं,
और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई बात समझ? तो हमें दिया गया कि पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर कैलकुलेट हमें करना है, ठीक। तो अगेन हमने एक स्फीयर फॉर्म कर लिया। अब इस बार ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। मास कितना दिया है? मास है m और रेडियस आपने मेंशन कर दी कैपिटल R। अगेन 3 पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं। फर्स्ट आउटसाइड पॉइंट, सेकंड सरफेस पॉइंट एंड थर्ड इनसाइड में कोई पॉइंट है, ये हमें कंसीडर करना है। तो सरफेस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रहेगा कैपिटल R, आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस भी आपने स्मॉल r कंसीडर कर लिया और इनसाइड वाले पॉइंट का डिस्टेंस भी आपने स्मॉल r कंसीडर कर लिया। अब मास पार्टिकल को हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? मास पार्टिकल को आप लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से फर्स्ट लोकेशन तक लाने के लिए जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो ई आउट के अगेंस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्फिनिटी से मास पार्टिकल को सरफेस तक लाने में जो वर्क हमें करना पड़ेगा वो हमें ई आउट के अगेंस्ट ही करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक जो फील्ड है वो ई आउट वाला ही है। लेकिन अगर हम थर्ड लोकेशन पर हैं यानी इनसाइड वाली लोकेशन पर है तो मास पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आने में दो फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट फील्ड होगा ई आउट और सेकेंड फील्ड होगा ई इन, ठीक है। और अगर हम स्फीयर के लिए बात करते हैं तो स्फीयर के लिए ई आउट कितना? ई आउट का वैल्यू -gm बाय स्मॉल r स्क्वायर। सरफेस के लिए वैल्यू कितना? सरफेस के लिए वैल्यू है -gm बाय कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन अगर हम इनसाइड में कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आता है -gm r बाय r क्यूब, ठीक है। यानी अब आपको ई इन भी मिल रहा है और ई इन मिल रहा है तो फिर इंटीग्रेशन वाले पार्ट में वो भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम फर्स्ट वी आउट कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट हम कैलकुलेट करें वी आउट, सेम प्रोसेस है इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट इसको सॉल्व करेंगे कि डी वी इज इक्वल टू माइनस ई आउट डी आर, बिकॉज प्रोसेस पूरा सेम है। इन्फिनिटी से कहाँ तक आ रहा है? स्मॉल आर तक आ रहा है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना? 0। आर लोकेशन पर आके पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी आउट के इक्वल। तो वैल्यू आ गया वी आउट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर ई डी आर। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर। तो वी आउट इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, लिमिट्स इन्फिनिटी टू स्मॉल आर। तो वी आउट कैलकुलेट हो गया, वैल्यू रहा -gm बाय आर। अगेन रिप्रेजेंट हो रहा है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वेरिएशन आएगा, ठीक है। सेकेंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वी सरफेस। तो वी सरफेस इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और ई कहाँ का लोगे? ई हम कंसीडर करेंगे आउटसाइड के लिए। कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से सरफेस यानी कैपिटल आर तक आप लेकर आ रहे हैं। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, कैपिटल आर पे पोटेंशियल आपने वी एस कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है वी एस का। तो वी एस माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर माइनस जी एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन आर। तो वी सरफेस इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर और लिमिट्स आप पुट करेंगे इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक। तो वी सरफेस हमें कैलकुलेट हो गया -gm बाय कैपिटल आर। क्लियर बात? ठीक। अब हम कैलकुलेट करें वी इन, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से डी वी 0 टू वी इन। अब लिमिट्स आपने दो पार्ट में डिवाइड करनी, ठीक है। पहली लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, और जो वर्क हम करेंगे वो ई आउट के अगेंस्ट करेंगे। सेकेंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, और जो वर्क हम करेंगे वो ई इन के अगेंस्ट करेंगे, ठीक है। पहले वाले केस में जब हम स्फेरिकल शेल की बात कर रहे थे तो ई इन का वैल्यू आपको मिल रहा था 0, तो इसलिए ये टर्म पूरा 0 हो गया था और ई आउट डी आर माइनस जी एम बाई कैपिटल आर सोल्व हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर भी हमें आंसर मिलेगा। सो वी इन इज इक्वल टू माइनस, पहले हम इसको सॉल्व करें, ई आउट। सो इंटीग्रेशन माइनस मैंने कॉमन ले लिया दोनों का, माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ई आउट का वैल्यू जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, प्लस
ई इनका वैल्यू माइनस जी एम आर बाय आर क्यूब डी आर एंड लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ध्यान रखना ये फॉर्मूले का नेगेटिव है ई इनका, और ये वाला फॉर्मूले का नेगेटिव है। तो इन दोनों नेगेटिव को भी हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके सब हो जाएंगे पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप देखो, जी एम कॉन्स्टेंट है, 1/r² का इंटीग्रेशन। ध्यान रखना ये सब माइनस हमने हटा दिए हैं, माइनस आपने यहाँ से कॉमन लिया तो ये सब क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ठीक है। अब ये भी टर्म प्लस का है, ये भी टर्म प्लस का है। ठीक। अब ये जी एम है, जी एम तो कांस्टेंट हो गया बाहर, और 1/r² का इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करते हैं तो 1/r² का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा ये माइनस जी एम बाई आर, और लिमिट रहेगा इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। ठीक है। यहाँ पे देखो आप जी एम बाई आर क्यूब है, और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, आर डी आर। आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो r²/2 मिलेगा, तो प्लस ये जी एम बाई आर क्यूब तो आपने लिया कॉमन, और आर का इंटीग्रेशन बन गया r²/2। अपर लिमिट स्मॉल आर, लोअर लिमिट कैपिटल आर। क्लियर? ध्यान दे। तो v इन कितना बनेगा, फर्स्ट से तो आपको मिला माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, ये वैल्यू। ठीक। अब यहां ध्यान दें, प्लस जी एम बाय आर क्यूब 2r³ लिमिट्स स्मॉल r² माइनस कैपिटल r²। क्लियर? थोड़ा सा अरेंज करें। सो v इन इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर मल्टीप्लाई किया, प्लस जी एम स्मॉल r² बाई 2r³, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जी एम बाई, नीचे है 2r³ ऊपर r², तो माइनस जी एम बाई 2r। ठीक है। तो ये दोनों टर्म आपकी जी एम बाई आर में आ रही है, तो रिजल्ट रहा -3/2 जी एम बाई आर प्लस जी एम स्मॉल r² बाय 2r³। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान दें, क्या दोनों में हमें ये जी एम बाई 2r कॉमन दिख रहा है? दोनों में जी एम बाई 2r कॉमन है। ठीक है। और यहाँ पे माइनस भी आपने लिया, माइनस भी आपने कॉमन ले लिया। फर्स्ट एक्सप्रेशन से क्या बचा, 3। सेकेंड एक्सप्रेशन में माइनस r² बाई कैपिटल r²। तो इस फॉर्म में हम इसको ध्यान रखें। ठीक है। तो v इन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखा जाए। ठीक है। तो v इन कैलकुलेट हो गया माइनस जी एम बाई 2r, 3 माइनस स्मॉल r² बाई कैपिटल r²। अब एक पॉइंट ये है कि ये स्मॉल r रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, स्मॉल r रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कहाँ से? सेंटर से। तो अगर हम सेंटर पे ही चले जाएं, सेंटर पे जाने का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं एट सेंटर। तो अगर हम सेंटर पर हैं तो r को कितना पुट करोगे, r को पुट करोगे 0, तो स्मॉल r जैसे ही आप 0 पुट करोगे ये टर्म तो हो गया 0, और वैल्यू आपको मिला -3/2 जी एम बाई आर। ठीक है। यानी v सेंटर आपको कैलकुलेट हुआ -3/2 जी एम बाई कैपिटल आर, या ऐसा बोला जा सकता है कि 1.5 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। सरफेस पे जितना भी पोटेंशियल था उसका 1.5 टाइम्स मिला। कहां पर? सेंटर पे। इसका मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, सरफेस तक आते आते कम होगा, और जब वो आउटसाइड में निकलेगा तो और कम होता जाएगा। यही बात समझ में आ रही है यहाँ से? यानी सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो सरफेस पोटेंशियल का 1.5 टाइम्स। सरफेस पोटेंशियल कितना था, माइनस जी एम बाई कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय 3/2 सेंटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। और ये जो इक्वेशन बन रहा है, क्या हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? ये इक्वेशन आपको किस तरीके का दिख रहा है, ध्यान से देखना। इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये इक्वेशन आपने लिखा है, ये केवल हम ग्राफ समझने के लिए इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ग्राफ का पैटर्न क्या रहना चाहिए। तो इक्वेशन आपकी बनी है -3 जी एम बाय -GM बाई 2r 3 माइनस स्मॉल r² बाई कैपिटल R²।
तो आप ग्राफ किसका बनाते हैं? हम ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, मतलब पोटेंशियल वर्सेस आर का। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। तो हमने इसको लिखा 3 से मल्टीप्लाई करके -3gm/2r, तो ये पूरा टर्म तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस gm/2r3 ये टर्म बना। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करें। अगर ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, इस पूरे कांस्टेंट टर्म को मैं b मान लूँ या c मान लें, ठीक है, तो ये वैल्यू रहेगा -c। ठीक, और इस पूरी कांस्टेंट टर्म को अगर मैं a मान लूँ तो ये वैल्यू बन जाएगा ar²। ठीक है, सो v इज इक्वल टू ar² - c। क्या ये हमें पैराबोला का इक्वेशन दिख रहा है? पैराबोला का जो बेसिक इक्वेशन रहता है वो आता है इस फॉर्म में ax² + bx + c। ठीक है, तो हमने बेसिक बेस में पैराबोला पढ़ा है, ग्राफ बनाना, ग्राफ प्लॉट करना सीखा है। तो वह यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होता है, x² का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है। ठीक है, इसमें b कंपोनेंट अगर 0 होता है, पहली बात ये है कि अगर a कंपोनेंट आपका पॉजिटिव है या a कंपोनेंट नेगेटिव है। जो x² का जो कॉफिशिएंट आ रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको आपने a कंसीडर किया। अगर x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ बनेगा, पैराबोला बनेगा, वो ऊपर की तरफ खुलता हुआ बनता है, और नेगेटिव अगर है तो वो इस तरीके से बनता है। सेकेंड टर्म आता है कि अगर b आपका 0 है, b आपका 0 है तो ग्राफ कैसा बनता है? सिमेट्रिकल बनता है। बाकी डिटेल आप पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पर इक्वेशन में रिक्वायर्ड है उस डिटेल को मैं यहाँ पर वापस आपको बता रहा हूँ। और c रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को। c किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेप्ट को। तो अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव हुआ तो प्लस y एक्सिस पे कट करेगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव हुआ तो माइनस y एक्सिस पे कट करेगा। तो यही प्रोसीजर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अकॉर्डिंगली मुझे ग्राफ दिख रहा है कि a पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से खुलना चाहिए, और c नेगेटिव है। c नेगेटिव होने का मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी नेगेटिव y एक्सिस पे कट करना चाहिए। है बात समझ? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ऑब्वियस बात है कि पोटेंशियल आपका नेगेटिव में आएगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव एक्सिस को कम बनाया, नेगेटिव एक्सिस को आपने बड़ा बना दिया है। सेंटर पे पोटेंशियल कितना? सेंटर पे पोटेंशियल है 3/2 ऑफ सरफेस पोटेंशियल, तो मान लीजिए यहाँ पर। और सरफेस पोटेंशियल कितना मिलेगा? सरफेस पोटेंशियल मान लीजिए आपने यहाँ पे माना। ठीक है, तो सरफेस पर आते आते, मतलब अगर इधर r डिस्टेंस है और इधर r डिस्टेंस है, तो यहाँ आपको मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ बनेगा। यानी अगर मैं सरफेस पर हूँ तो पोटेंशियल कितना बनना चाहिए? -gm/R बनना चाहिए। यानी ये जो वैल्यू है ये -gm/R को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज -gm/R। ठीक है, तो इसका 1.5 टाइम्स होना चाहिए जब मैं सेंटर पे आ जाऊंगा। यानी ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -3/2 gm/R को। ठीक है, तो ये है सेंटर और ये पॉइंट हुआ सरफेस का। तो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ आपका कैसा बनना चाहिए? पैराबोलिक ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, और पैराबोलिक ग्राफ भी किस तरीके का बनना चाहिए? इस तरीके का, बिकॉज इसका a पॉजिटिव है यानी ऊपर की तरफ खुलेगा, और c इंटरसेप्ट नेगेटिव है यानी माइनस y एक्सिस पे कहीं कट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, सरफेस पर आ गए, और सरफेस के बाद जो नेचर है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r है। तो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ सॉलिड स्फीयर के लिए कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है, जहां पर सरफेस पोटेंशियल का 1.5 टाइम्स हमें कहाँ मिलता है? सेंटर पे मिलता है। अब ये ग्राफ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं इस बात को आप समझें, क्योंकि हमें दिया जाता है कि अगर सरफेस से अगर ज़्यादा पोटेंशियल है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? सरफेस से ज़्यादा पोटेंशियल वाला पॉइंट लाई करेगा इनसाइड में, और सरफेस से कम पोटेंशियल वाला पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड में। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए कि फाइंड अ लोकेशन वेयर पोटेंशियल इज 4/5 टाइम्स ऑफ सरफेस पोटेंशियल, तो ये सरफेस पोटेंशियल से ज़्यादा है या कम है? नंबर इसका कैलकुलेट करें तो वैल्यू आता है 0.8 Vs, तो ये सरफेस पोटेंशियल से कम है। ठीक है, तो सरफेस पोटेंशियल से कम है तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा?
आउटसाइड में, तो इसको आप आउटसाइड वाला फॉर्मेट माइनस जी एम बाई स्मॉल आर से कंपेयर कर दोगे, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 7/6 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है वो सरफेस पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो सरफेस पोटेंशियल से ज़्यादा है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड में लाई करेगा, और इनसाइड में लाई करेगा तो फिर आपको स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए इनसाइड वाला जो फॉर्मेट है माइनस जी एम बाई 2r 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, उससे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनसाइड वाला पॉइंट इससे कंपेयर होगा, या तो आपको डिस्टेंस दी जाए, डिस्टेंस दी जाएगी तो फिर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन रिवर्स भी बन सकता है कि पोटेंशियल दिया गया है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो दोनों टाइप के फॉर्मेट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि ऑब्जेक्ट हम कौन सा डील कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमें दिया गया कि फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, शेल मीन्स होलो स्फीयर की हम बात कर रहे हैं जिसका मास आपको गिवन है कैपिटल एम, रेडियस आपको गिवन है कैपिटल आर, एंड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट r/2 डिस्टेंस पे, सेकंड कैपिटल आर पे, थर्ड 3r पर। तो मुझे एक बात बताएं कि इनसाइड वाला पॉइंट रहेगा r/2 तो, और इनसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, इतना ही रहता है, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल हमें सेम ही मिलता है, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट कौन सा डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं होलो स्फीयर। सेकेंड, r इज इक्वल टू आर, सरफेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो सरफेस पे पोटेंशियल आपको मिलता है जी एम बाई कैपिटल आर। इस बात का ध्यान रखें, क्या स्मॉल r इज इक्वल टू आर पढ़कर हमें ये समझ में आ रहा है कि सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस है, तो सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस और इसका रेडियस भी कितना है कैपिटल आर, तो पॉइंट कहाँ पर है, सरफेस पर, ठीक है। कैपिटल आर से कम है तो पॉइंट कहाँ पर होगा, इनसाइड में, कैपिटल आर से ज़्यादा है तो पॉइंट कहाँ पर होगा, आउटसाइड में। और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल हम सॉल्व कैसे करते हैं, पोटेंशियल सॉल्व किया जाता है माइनस जी एम बाई स्मॉल आर से, यानी हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर याद हैं तो क्वेश्चन इजीली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तीनों आंसर्स हमें मिल गए, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, केवल ऑब्जेक्ट को देखो और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दो। नेक्स्ट, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर एम आर 8, 3 लोकेशन दी गई, ठीक है ना। अब ध्यान दें कि जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है वो स्फीयर लिखा है, स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के लिए फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है r/2, रेडियस कितना है r, तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा r/2 मतलब इनसाइड में लाई करेगा, तो v इन हम कैसे सॉल्व करें, v इन कैलकुलेट होगा माइनस gm बाई 2r 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्या यही बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। r की जगह पे क्या पुट करें r/2, so v in is equal to minus gm by 2 capital R 3 minus R square by 4 divided by R square, तो यहाँ बचेगा 1/4, 3 minus 1/4 तो 11/4, माइनस 1/4 एलसीएम लिया 12, 12 माइनस 1 11, 11/4 और 11/4 इंटू 2, तो आंसर आ गया 11 GM बाई 8R विथ नेगेटिव। और अगर यूनिट पूछा गया तो यूनिट आप क्या लिखेंगे, जूल पर किलोग्राम। सेकेंड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड पॉइंट है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, इट मीन्स सरफेस पर, तो v सरफेस कितना, v सरफेस रहेगा माइनस GM बाई कैपिटल R, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, स्मॉल r इज इक्वल टू 2r मतलब पॉइंट कहाँ पर है, आउटसाइड में, और आउटसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मेट क्या होता है माइनस GM बाय स्मॉल r, और स्मॉल r के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2r। तो ये तीनों आंसर्स हमें मिल गए। फर्स्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, बिकॉज अगर स्फीयर के अंदर पॉइंट लाई कर रहा है तो पोटेंशियल फिर आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, a potential at a distance 2r from center of spherical shell mr is 2b, जो दिया गया है उस पर ध्यान दो। पोटेंशियल दिया है, कहाँ दिया है 2r डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल mr, तो शेल का रेडियस कितना है r, और पॉइंट कहाँ पे दिया है 2r पे, तो 2r वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा आउटसाइड में। आपको दिया गया कि ये तो है शेल,
और इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको कितना दिया है, 2v दिया है। यानी जो गिवन डेटा है वो क्या है, गिवन डेटा है कि v आउट का वैल्यू आपको गिवन है 2v, v आउट का वैल्यू कितना गिवन है, 2v। और v आउट आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v आउट हम रिप्रेजेंट करते हैं gm बाई स्मॉल r कितना लिखोगे, 2r। तो ये वैल्यू आपको 2v दिया गया है और इसका हमें यूज करना है बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देन फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस एंड एट द सेंटर ऑफ द शेल। पोटेंशियल कहाँ सॉल्व करना है, सरफेस पर और सेंटर पे। तो फर्स्ट हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें सरफेस पे। सरफेस का मतलब r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सरफेस पे पोटेंशियल हम किस फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं, माइनस GM बाई कैपिटल R से सॉल्व करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या हम GM बाई कैपिटल R का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं कितना मिलेगा, देखो माइनस GM बाई कैपिटल R का वैल्यू आप लिख सकते हैं 4v। तो कंपेयर करने पर इक्वेशन आपको मिला कि v सरफेस का आंसर 4v रहेगा, ठीक है। सेकंड आपको कहाँ बोला गया, एट सेंटर ऑफ द शेल। सेंटर ऑफ द शेल का मतलब है r हमने 0 पुट किया, r 0 रिप्रेजेंट करता है कि हमें सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट हमें कौन सा दिया है, ऑब्जेक्ट हमें दिया है शेल। तो शेल के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो माइनस GM बाई कैपिटल R से ही आप कंसीडर करते हैं। तो माइनस GM बाई कैपिटल R और अगेन माइनस GM बाई कैपिटल R का वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू कितना मिलेगा, वैल्यू रहेगा 4v। तो सेंटर पे पोटेंशियल आपने कैलकुलेट कर लिया। जो डेटा गिवन है तो गिवन डेटा को अच्छे से एनालाइज करो। पहली बात ऑब्जेक्ट क्या गिवन है, डेटा क्या गिवन है, उसके बाद आप रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आपको बोला गया फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर MR वेयर पोटेंशियल इज। यानी आपको सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जहां पर पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल का 3/4 हो। तो मुझे एक बात बताओ कि सरफेस पोटेंशियल का 3/4 किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस पोटेंशियल का 3/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है आपका सरफेस पोटेंशियल। तो सरफेस पोटेंशियल से कम वैल्यू, सरफेस पोटेंशियल से कम वैल्यू कहाँ मिलेगी, सरफेस पोटेंशियल से कम मिलेगी आउटसाइड वाले पॉइंट पे, और सरफेस पोटेंशियल से ज़्यादा वैल्यू कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी मुझे इनसाइड वाले पॉइंट पे। ये बात समझ में आई, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन कंटिन्यू करना है। ध्यान से देखो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सॉलिड स्फीयर वेयर पोटेंशियल इज 3/4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। तो पहले हमने कॉमन सेंस से पॉइंट स्पेसिफाई किया कि पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए। सरफेस पोटेंशियल से अगर कम है तो पॉइंट होना चाहिए आउटसाइड में, और उसका वैल्यू आपको कितना गिवन है, उसका वैल्यू हमें गिवन है 3/4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। अब दोनों को कंपेयर कर दो, वी आउट आप लिखते हैं माइनस GM बाई स्मॉल r, ठीक है, एंड सरफेस पोटेंशियल आप लिखते हैं माइनस GM बाय कैपिटल R। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू मिल गया, स्मॉल r आपको मिल गया कैपिटल 4r/3, और स्मॉल r डिस्टेंस कहाँ से होता है, डिस्टेंस होता है सेंटर से। तो सेंटर से कितनी डिस्टेंस से पॉइंट लाई कर रहा है, 4r/3। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि सरफेस से डिस्टेंस बताओ, तो ये तो था आपका स्फीयर, ध्यान से समझना, इसका रेडियस है r, और जिस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया वो पॉइंट आपको मिला है कितनी डिस्टेंस पर, 4r/3 डिस्टेंस पर। तो 4r/3 तो सेंटर से डिस्टेंस है ना, जिसमें से ये r है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, r/3। तो अगर आपसे पूछा गया कि फ्रॉम सरफेस कितना है, तो फ्रॉम सरफेस जो डिस्टेंस रहेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4r/3 माइनस r इज इक्वल टू r/3। तो सेंटर से तो 4r/3 डिस्टेंस, और सरफेस से r/3 डिस्टेंस पर आपको वो पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल का 3/4 टाइम्स है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया कि 5/4 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। तो जो 5/4 है इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल से ज़्यादा है, 5/4 मीन्स 1.25। तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड में लाई करेगा। तो सबसे पहले कॉमन सेंस हमें देखना पड़ता है कि पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इनसाइड में या आउटसाइड में, और उसी के फॉर्मेट को फिर आप कंपेयर कर देते हैं। 5/4 टाइम्स ऑफ वी सरफेस। अब वी इन क्या लिखोगे, वी इन का वैल्यू रहेगा माइनस GM/2r3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल r स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स सरफेस पोटेंशियल इज माइनस GM बाई कैपिटल R।
तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, जी एम बाई आर कैंसिल आउट, और यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये भी कैंसिल आउट, बचेगा 2। तो इक्वेशन है 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2। तो 3 माइनस 5/2 रिप्रेजेंट करता है 1/2 को, सो 1/2 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ से आप स्मॉल आर स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू रहेगा कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई √2। अब एक बात बताना, यहाँ पे प्लस माइनस किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ स्फीयर की, तो ये हमने कंसीडर किया स्फीयर, और ये रहा स्फीयर का सेंटर, तो मैं पॉजिटिव साइड में जाऊंगा तो वैल्यू रहेगा r/√2, और मैं ओरिजिन से अगर नेगेटिव साइड चला गया तो वैल्यू रहेगा -r/√2। ठीक है, लेकिन आप डिस्टेंस पे बात भी कर सकते हैं बिकॉज आप इधर भी तो जा सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल r हमें क्या कंसीडर करना है? प्लस माइनस r/√2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो हमें समझ में आ गया कि वो आप पॉजिटिव एक्सिस पे भी जा सकते हैं लेकिन नेगेटिव पे भी जा सकते हैं। तो प्लस r/2 जाओ या माइनस में r/√2 जाओ, तो वैल्यू प्लस में r/√2 जाए या माइनस में r/√2 जाए, पोटेंशियल आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल r रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। तो आप ये बोलेंगे कि सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल हमें सरफेस पोटेंशियल का 5/4 टाइम्स मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो लॉजिकली आपको क्वेश्चंस को स्टडी करना है, एनालाइज करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट फॉर्मेट, हमें दिया गया वैल्यू ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 2xik प्लस वाई स्क्वायर jk प्लस zk कैप एंड पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 2, देन फाइंड पोटेंशियल एट 1 1 1। ध्यान दें, ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक इक्वेशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, बिकॉज dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर हम यूज करते हैं। ये बात समझ में आई? ई वेक्टर आपने लिखा था कि वो आई जे के में आ सकता है, और डी आर वैक्टर भी आपने रिप्रेजेंट किया था कि वो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक बात, और लिमिट्स आपको दी गई है। लिमिट्स हम कैसे मेंशन करें? ध्यान दें, जब हम ओरिजिन पर हैं 0 0 0, तो पोटेंशियल कितना है? 2 है। फिर आपसे बोला गया कि जब आप लोकेशन 1 1 1 पर पहुंच जाएं तो पोटेंशियल कैलकुलेट करें, यानी आपको v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो कोऑर्डिनेट आप अपर लिमिट में लिखोगे उसी कोऑर्डिनेट का पोटेंशियल अपर लिमिट में आना चाहिए, और जो कोऑर्डिनेट आप लोअर लिमिट में लिखोगे उसी का पोटेंशियल आपके लोअर लिमिट में आना चाहिए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। ध्यान दें, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे वैल्यू रहेगा v-2 इज इक्वल टू, माइनस हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, ई वेक्टर कितना है? ई वेक्टर है आपका 2x आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप, और डी आर वैक्टर कितना बनता है? डी आर वैक्टर बनता है dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप, और हमें क्या परफॉर्म करना है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो आई के साथ ही डॉट होगा, जे के साथ 1 और के के साथ 1। आई डॉट जे करेगो तो 0 मिलेगा, जे डॉट के करोगे तो भी 0 मिलेगा, यानी सेम एक्सिस पर आंसर आपको 1 मिलता है। और कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे 1 1 1 एंड 0 0 0। ध्यान से देखें, v-2 इज इक्वल टू, कैसे सोल्व किया जाए? माइनस आपने कॉमन ही रखा, अब इंटीग्रेशन 2x dx माइनस वाई स्क्वायर से, अगेन इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई माइनस जेड डी जेड, और कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें। कैसे? x के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 से 1, तो 0 to 1, y कोऑर्डिनेट 0 to 1, z कोऑर्डिनेट 0 to 1, ये सब आपने पुट कर दिया। आई बात समझ? अब क्या करें? अब इनका इंटीग्रेशन आप सॉल्व करो, बताओ। 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो वैल्यू रहा पहले x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, लिमिट 0 to 1। अब y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, तो y क्यूब बाई 3 एंड लिमिट्स अगेन 0 to 1। z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2, z स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट्स 0 to 1। ये बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? देखें ध्यान से,
तो आपके पास वैल्यू था यहाँ पे v माइनस टू। सो v माइनस टू किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर आपने वैल्यू पुट किया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस जीरो यानी 1 प्लस अगेन ये 1/3 माइनस 0/3, यहाँ माइनस आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस 1/2। तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2, इन तीनों को अगर आप सम करें तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा आपके पास 6। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितना मिलेगा? 6 प्लस 2 प्लस 3, वैल्यू 11/6। कोई डाउट? और नेगेटिव में है तो v कितना मिलेगा? 2 माइनस 11/6 और आंसर कितना आ गया? 1/6 जूल पर किलोग्राम। प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस ये है कि जो आपको दिया गया है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये एक बेसिक इक्वेशन है। अगर हमें इंटेंसिटी दी जाती है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आप यही इक्वेशन यूज करोगे, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ई का इक्वेशन आपने पुट कर दिया, डी आर पुट कर दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया, तो x कंपोनेंट के साथ ही इंटीग्रेट होगा, y कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट होगा, z कंपोनेंट के साथ इंटीग्रेट होगा। इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, हमें ओरिजिन पे वैल्यू गिवन था तो वो भी आपने पुट किया, आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है v का, तो -2 को आपने राइट हैंड साइड में पुट किया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 1/6 जूल पर किलोग्राम। सेकेंड फॉर्मेट ये हो सकता है कि आपको दिया जाए पोटेंशियल, क्या दिया जाए? पोटेंशियल दिया जाए और इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करना हो। क्या दिया जाए? पोटेंशियल दिया जाए और कैलकुलेट क्या करना हो? इंटेंसिटी सॉल्व करना हो। तो किस तरीके से सॉल्व करें? तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया गया कि पोटेंशियल है x² y प्लस y² z, देन फाइंड इंटेंसिटी एट 2,2,2। ये हमें बोला गया। ध्यान दें, पहले प्रोसेस समझे, फिर हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। E अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अगर आपको dv दिया जाता है तो dv आप कैलकुलेट करते हैं e डॉट dr से। तो अगर मुझे E कैलकुलेट करना, v गिवन है, तो सॉल्व किया जा सकता है dv/dr से, जिसमें इस बात का ध्यान रखें कि इंटेंसिटी वेक्टर है, पोटेंशियल आपका स्केलर है, तो ऑब्वियस बात है कि d/dr को वेक्टर होना पड़ेगा। और d/dr रिप्रेजेंट क्या करता है? d/dr रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से समझना, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x i कैप, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y j कैप, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z k कैप। ठीक है, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो? v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब जगह आ जाएगा v, यानी v के एक्सप्रेशन को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और माइनस ये फॉर्मेट का है और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके ई वेक्टर को। बात समझ में आई? यानी v का जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है, पहले आप उसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें और i कैप के साथ पुट कर दें, फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, फिर z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें। ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे 2, 2, 2, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, इस बात को भी समझो। वैसे तो आप समझ चुके होंगे, थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश करवा देता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको d/dt ऑफ t स्क्वायर परफॉर्म करना है तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2t dt/dt, लेकिन dt/dt हो जाता है 1, इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं, सीधे हम क्या लिख देते हैं? 2t। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आया क्यों। आर्ग्यूमेंट को जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे t का फंक्शन, तो एंड में हमें dt/dt लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन वो हो जाता है 1, इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। लेकिन अगर इसी प्लेस पर कुछ इस तरीके से लिखा हो dt/dt x², अब बोला गया कि इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो ये आप वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इसको आप लिखोगे 2x, अब डिफरेंशिएट किसको कर रहे हो? x को, किसके रेस्पेक्ट में? dt। तो अब ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, ये हमारे आंसर में आया। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका आर्ग्यूमेंट डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्या मतलब है? पार्शियल डिफरेंशिएशन से मतलब है कि मान लीजिए हमने लिखा d/dx और हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं? हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मान लीजिए x y z को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं केवल वही वेरिएबल काउंट होगा, बाकी दोनों क्या काउंट होंगे? बाकी दोनों कांस्टेंट काउंट होंगे। जिस तरीके से अगर यहाँ पे लिखा होता, मान लीजिए कि हमें 2t को डिफरेंशिएट करना है, तो 2t को अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा, क्योंकि 2 क्या है? वो कांस्टेंट है और dt/dt हो गया 1। तो अब जिस तरीके से आप कांस्टेंट को ट्रीट करते हैं, सेम वैसे ही आपको अदर वेरिएबल्स को ट्रीट करना है। जो वेरिएबल यहाँ लिखा है केवल आप उसको डिफरेंशिएट करो, बाकी को क्या कर दें?
कांस्टेंट कंसीडर कर लें, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन हो गया, वाई जेड, और dx बाई dx कितना मिलेगा, वो 1 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आया, वाई जेड आया। सिमिलरली अगर मेरे को सॉल्व करना है dy dz, और यही टर्म आपको दिया गया कि x y z के लिए सॉल्व करें, तो y को तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और x और z बन जाएंगे कांस्टेंट, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई dx मिलेगा, और dx बाई dx होता कितना है 1, तो आंसर कितना आएगा yz, यहाँ पर आंसर रहेगा xz। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है कि और उसी वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट करोगे, बाकी सारे अदर वेरिएबल को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, और इंटेंसिटी फाइंड करना है 2 to 2 पर। तो V आपको गिवन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये फंक्शन है। ठीक है, और इंटेंसिटी हमें कहाँ सॉल्व करना है, एट 2, 2, ध्यान दें। तो E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, ये फॉर्मेट है, ये E वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस हमने कॉमन लिया, तो डी वी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी वी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी वी बाई डी जेड के कैप, कोई डाउट? ठीक है, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कॉमन। अब x के रेस्पेक्ट में इसको पूरा डिफरेंशिएट करो, क्या इसमें x का टर्म है, बिल्कुल है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू वाई, तो ये पहला टर्म आपको मिला 2xy। सेकेंड टर्म में वाई स्क्वायर जेड है, क्या x का कंपोनेंट है, नहीं है, ये टर्म पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो 2xy प्लस 0 आई कैप। सेकेंड, अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिलेगा y का डिफरेंशिएशन 1, तो पहला टर्म बनेगा एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में देखो वाई स्क्वायर जेड लिखा है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो प्लस 2yz, ये जे कैप में आ गया। नाउ थर्ड टर्म z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसमें तो है ही नहीं, तो ये 0, यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो वैल्यू बना 0 प्लस वाई स्क्वायर, इन विच डायरेक्शन, के कैप में। ठीक है, अब हमें क्या पुट करना है, अब आपको पुट करना है 2, 2, 2, एक्स भी 2, वाई भी 2, जेड भी 2, माइनस पहला टर्म देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आई कैप। सेकेंड टर्म देखो 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 8 12 जे कैप, वाई स्क्वायर 4 प्लस 4 के कैप। तो ये आ गया आपका इंटेंसिटी वेक्टर, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने को बोला जाए तो मैग्नीट्यूड भी सॉल्व किया जा सकता है। कितना रहेगा मैग्नीट्यूड, एक्स कोफिशिएंट स्क्वायर, वाई कोफिशिएंट स्क्वायर, जेड कोफिशिएंट स्क्वायर, सभी का प्लस और अंडर रूट में, यानी 64 प्लस 144 प्लस 16। ठीक है, तो 64 और 16 80 और 144, तो वैल्यू आ गया 224 इन अंडर रूट। तो इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो भी सोल्व किया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ई वेक्टर कैलकुलेट करना है तो वो भी सोल्व किया जा सकता है। ई वेक्टर आपको एक्स वाई जेड वेरिएबल टर्म में सोल्व करना है तो वो भी आंसर हमें मिल रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर में डी बाई डी आर पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखें, E is equal to 100 by x square, then find potential difference between point x is equal to 5 and x is equal to 10. E वैल्यू आपको गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है 5 और 10 के बीच में, तो dv is equal to माइनस ई डॉट डी आर। अब डी आर के प्लेस पर हम dx लिख सकते हैं बिकॉज केवल आपको एक ही वेरिएबल गिवन है x, तो यहाँ पर x लिखा जा सकता है। तो पहला लोकेशन 5, दूसरा लोकेशन 10, तो आपको मिल जाएगा v5 माइनस v10, और v5 माइनस v10 किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। E का एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ E इज 100 बाई एक्स स्क्वायर dx, लिमिट्स 5 and 10। क्लियर, तो इसको तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस आपने कॉमन लिया, वैल्यू आया 100, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, और लिमिट आपने पुट कर दी 5 and 10। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 100 बाई एक्स, अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 10, दोनों वैल्यूज पुट कर दें। सो 100 बाई 5 माइनस
100 बाई 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। आई बात समझ? तो अगर E दिया है तो V सॉल्व किया जा सकता है, V दिया है तो E भी सॉल्व किया जा सकता है। नोट करें।